अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेडिसिन में और जीआईटी में। सो आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: व्हाट आर द काजेज ऑफ आईबीएस, के हाउ विल यू डायग्नोस ए केस ऑफ आईबीएस, व्हाट इज रूम 3 criteria for diagnosis of IBS, how will you investigate IBS, and how will you manage okay inflammatory bowel syndrome। ठीक है, ये क्या है? एक क्रोनिक और रिकरेंट क्रोनिक और रिकरेंट डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होती है। और एब्डोमिनल पेन किस तरह के होते हैं? लोकेशन उसके होते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन जो रिलीव्ड होता है बाय डिफिकेशन। ओके, ये होगा मेन इस पेशेंट के कंप्लेन। ओके, तो इसके अलावा जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये आईबीएस में क्या होता है, इरिटेट होता है हमारा जो बॉवल है। ठीक है, बॉवल इरिटेट होता है मुख्तलिफ कॉजेटिव फैक्टर्स की वजह से। जो बॉवल हैबिट है, ठीक है, वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, आईबीएस में डायरिया के साथ डायरिया भी होती है। ठीक है, डायरिया भी होती है और कंस्टिपेशन भी होती है। ठीक है, कंस्टिपेशन भी एक वेरिएंट है। ठीक है, जिसमें डायरिया होती है। ठीक है, जिन पेशेंट में डायरिया होते हैं उन पेशेंट को कहते हैं आईबीएस विथ डायरिया प्रीडोमिनेंट। ओके, सिमिलरली कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस भी होती है। ठीक है, तो काजेस क्या क्या है आईबीएस के? काजेस है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आईबीएस कराने में। ठीक है, पेशेंट मोस्टली फीमेल होते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है? सेरोटोनिन डिसऑर्डर है। ठीक है, सेरोटोनिन के लेवल्स जो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ डिजीज़ में। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा होते हैं हमारे पास ल्यूमिनल फैक्टर। ल्यूमिनल फैक्टर्स में क्या आते हैं? ठीक है, ल्यूमिनल फैक्टर्स में आते हैं हमारे पास जो गट के माइक्रोबायोटा होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस के साथ जो हमारे गट में ऐसे सिम्बायोसिस हमारे जो डाइजेशन में, ठीक है, और जो इम्यूनिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो अगर माइक्रोबायोटा के जो उसके जो लेवल है, ठीक है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में जो है हमारे पास आईबीएस हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर रिफाम्पिसिन है। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो क्या कराता है, माइक्रोबायोटा को डिक्रीज करते हैं उसके लेवल को। ठीक है, इस तरह से भी पेशेंट को आईबीएस करा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो फैक्टर है वो क्या है? डाइटरी फैक्टर्स है। डाइटरी फैक्टर्स में क्या है, जो है पेशेंट जो है इंटॉलरेंट हो जाता है। ठीक है, इंटॉलरेंट टू फूड मैप। अब फूड मैप क्या है? फूड मैप है फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनो एंड पोलीओल्स। ओके, ये सारे क्या है? फर्मेंटेबल शुगर से। ठीक है, पेशेंट जो है इन शुगर से क्या होता है? इंटॉलरेंट होता है। ठीक है, उस वजह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं पेन, ब्लोटिंग। ओके, ब्लोटिंग। ठीक है, अल्टर बोवल हैबिट। ठीक है, अल्टर्ड बोवल हैबिट के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? डाइटरी फैक्टर्स है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रूम 3 क्राइटेरिया। रूम 3 क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, रूम 3 क्राइटेरिया होते हैं कि जो हमें डायग्नोस करना है। ठीक है, आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ जो है पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है। ठीक है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स को देखना होता है। ठीक है, तो वो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वो है एब्डोमिनल पेन। पहला है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन किस तरह का? उसका लोकेशन क्या हो? लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन, और उसको वो क्या हो? रिलीव्ड हो। ठीक है, इसका रिलीविंग फैक्टर क्या हो? रिलीव्ड बाय डिफिकेशन। ओके, डिफिकेशन से वो पेन रिलीव्ड हो जाते हो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो क्राइटेरिया है इसमें क्या है? 3 डेज पर मंथ
इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। इम्प्रूव विथ डिफिकेशन हो, ठीक है, डिफिकेशन। उसके अलावा जो ऑनसेट है, ठीक है, हो एसोसिएटेड विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पर पहले ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, स्टूल के, वो चेंज हो, ठीक है। जो इसके जो डायरिया या कंस्टिपेशन है, ठीक है, वो जो आ रहे थे ना 3 मंथ के लिए आ रहे थे ना, पर 3 डेज़ के लिए, हर मंथ में 3 डेज़ के लिए, ठीक है। जो वो क्या है, एसोसिएट है इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। उसके अलावा जो है जो ऑनसेट है, ठीक है, ऑनसेट एसोसिएटेड विथ चेंज इन अपीयरेंस ऑफ स्टूल, अपीयरेंस ऑफ स्टूल। उस पेशेंट्स जो है जो IBS का शिकार होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, अल्टरनेशन बिटवीन डायरिया एंड कंस्टिपेशन, ठीक है। उनमें कभी कभार डायरिया होते हैं और कभी कभार कंस्टिपेशन होते हैं, ठीक है। सो उनमें मतलब फिक्स नहीं है कि उनको सिर्फ डायरिया ही हो या कंस्टिपेशन ही हो, ठीक है। लेकिन जो एबव क्राइटेरिया है, ठीक है, रूम 3 क्राइटेरिया, वो मीट करना चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे अलार्मिंग फीचर्स, ठीक है, जो हमने देखना होता है, ठीक है। IBS के जो सिम्टम्स है, ठीक है, वो कार्सिनोमा में भी हो सकते हैं, ठीक है, सिम्टम्स। तो हमें अलार्मिंग फीचर्स क्या है, अलार्मिंग फीचर्स ऑफ, ठीक है, अलार्मिंग फीचर्स क्या क्या अलार्मिंग फीचर्स, वो है अलार्मिंग फीचर्स है एज ग्रेटर देन 50, ओके। उसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग है, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग है, ओके, रेक्टल ब्लीडिंग हो। उसके अलावा एनीमिया हो, पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट करे, ओके, वेट लॉस, ठीक है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CA कोलोन, ओके, फैमिली हिस्ट्री हो। उसके अलावा नॉक्टर्नल सिम्टम्स हो, ठीक है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स हो। तो इन जो अलार्मिंग फीचर्स को, ठीक है, मद्देनजर रखना होता है। अगर ये अलार्मिंग फीचर्स है तो हमारे सस्पेक्ट किसकी तरफ जाते हैं, कोलोन कार्सिनोमा की तरफ जाता है, ठीक है। सो हमें इन जो सिम्टम्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ IBS, ओके। अब IBS के इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशंस है हमारे पास क्या क्या है, फुल ब्लड काउंट, ठीक है, फुल ब्लड काउंट करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो उसके देखने के लिए, मिसाल अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, ऑकल्ट ब्लीडिंग है, तो उसको चेक करने के लिए हम फुल ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीकल कॉलप्रोटेक्टिन, ठीक है, कॉलप्रोटेक्टिन। ये क्यों करते हैं, ये हम अगर सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, IBD इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम है, बॉल डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, उसको अगर सस्पेक्ट करें तो उस सूरत में हम फीकल कॉलप्रोटेक्टिन लेवल चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है, कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है, ताकि देख सके कि कोलोन का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, या कोलोन कार्सिनोमा तो नहीं है, या IBD के सर्कल पर अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए करते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी हम मेनली करते हैं ओल्डर पेशेंट में, ठीक है, जिनका एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स हो, ठीक है। उसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो क्या है, एंडोस्कोपी है, ठीक है, एंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट विथ रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर, उस सूरत में हम एंडोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। मिसाल के तौर पर सीलिएक डिजीज़ को हमने रूल आउट करना है, तो उसके लिए हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामेस लेवल, ठीक है, उसको लेवल चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस को चेक करने के लिए हम बायोप्सी वगैरह या एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी पर करेंगे। उसके अलावा लैक्टोलोस इंटॉलरेंस है, ठीक है, पेशेंट अगर इसको सस्पेक्ट करें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, तो इसके लिए हम स्टूल में जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, उनके लेवल चेक करेंगे, ओके। उसके अलावा बाइल एसिड डायरिया, इसके लिए भी हम
स्टूल सैंपल से चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से डायरिया होते हैं, ठीक है, कोरोनिक डायरिया होता है। तो उसकी वजह से भी हम, उसके लिए भी हम थायरोटॉक्सिकोसिस को रूल आउट करने के लिए हम TFTs करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ IBS। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ IBS, ठीक है। मैनेजमेंट में हम पहले डिस्कस करते हैं जो मेन जो मैनेजमेंट की वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्टेप वाइज जो डायरिया और जो कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS है, ठीक है, उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जो जनरली हमने क्या करना है, पेशेंट को रीअश्योरेंस करना है, ठीक है। रीअश्योरेंस किसके लिए, कार्सिनोमा के लिए, ठीक। कार्सिनोमा तो कि पेशेंट को ये यकीन दिलाना कि मिसाल को तो अगर कार्सिनोमा नहीं है ना, तो उसको रीअश्योर कराना है कि कार्सिनोमा नहीं है और ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। इस तरह से उसको रीअश्योरेंस कराना है। के बाद हमने क्या करना है, डाइट्री मैनेजमेंट करना है, ठीक है, डाइट्री मैनेजमेंट। उसके अलावा सेरोटोनिन एगोनिस्ट, ठीक है, किसके लिए, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कम करने के लिए, ठीक है। इसमें एमिपायरामिन, एमिट्रिप्टाइलिन है, ठीक है, और जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाइलिन एगोनिस्ट है, ठीक है, जो सेरोटोनिन एगोनिस्ट होते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS के लिए देते हैं। और इनमें क्या क्या है, प्रोकेलोपराइट और लेनाकोलाटाइट है, ठीक है, लेनाकोलाटाइट है। उसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट भी हम जिन डाइट में फूड में होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को कहेंगे स्टार्च कम यूज़ करे, व्हीट फ्री डाइट, ठीक है, लेक्टोलोज व्हीट फ्री डाइट और लेक्टोलोज, ठीक है, एक्सक्लूजन, ये सारे हम डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग इनको डिस्कस करते हैं। अब पेशेंट को क्या है, मिसाल के तौर पर कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS है, ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, तो उस सूरत सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि वो क्या ले, हाई रफ डाइट या हाई फाइबर डाइट, ठीक है, हाई फाइबर डाइट ले, ठीक है। अगर हाई फाइबर डाइट में क्या आते हैं हमारे पास, स्पगोल हो गया, साइलम हो गया, ठीक है, साइलियम हो गया, ठीक है। अगर इससे कंट्रोल ना हो, ठीक है, उसके सिम्टम्स, तो उस सूरत में हम पेशेंट को क्या देंगे, लेक्टोलोज देंगे, ठीक है। और अगर इससे भी सिम्टम परसिस्टेंट करे, ठीक है, उस सूरत में हम क्या देंगे, प्रोकेलोपराइट, ठीक है, और या लेनाकोलाटाइट जो क्या है सेरोटोनिन एगोनिस्ट है, ठीक है, लेनाकोलाटाइट, ओके। इससे भी अगर जो इसके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे, ठीक है, उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने जो दोनों क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS और डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS दोनों में सेम है, वो क्या है हमारे पास, हम देंगे डुलोक्सिटिन जो क्या है TCA है, ठीक है, ट्राई एंटी डिप्रेशन ड्रग है, ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेशन ड्रग। उसके अलावा हम बायोफीडबैक जो उसका साइकोथेरेपी है, ठीक है, वो देंगे। हाइपोथर्मिया, ठीक है, इसी तरह हाइपोथर्मिया। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक का हम पेशेंट को बताएंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है, तो उस सूरत में हमने पेशेंट को क्या कहना है, क्या एडवाइस करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो अवॉइड करे, ठीक है, फाइबर्स को, ठीक है, हाई फाइबर डाइट को अवॉइड करे। उसके अलावा डिक्रीज इन फूड मैप, ठीक है, फूड मैप कम करे, ठीक है। उसके अलावा उसके जो यूज कम करें। उसके अलावा ग्लूटीन फ्री डाइट, ठीक है, ग्लूटीन फ्री डाइट, ठीक है। इसके बावजूद अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या देंगे, एंटी डायरियल देंगे, ठीक है, एंटी डायरियल देंगे। एंटी डायरियल में हमारे पास क्या है, लोपिरामाइड, ठीक है, लोपिरामाइड। उसके अलावा कोडीन, ये सारे क्या है हमारे पास एंटी डायरियल है। उसके अलावा कोलिस्टेरामिन भी देते हैं, ठीक है, कोलिस्टेरामिन भी देते हैं। उसके अलावा अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्टेंट रहे, तो उसके सूरत में हम TCA देंगे, रिफेक्सामिन देंगे, ठीक है, रिफेक्सामिन देंगे, ठीक है।
और जो फाइनल स्टेप है, अगर इससे भी सिम्टम परसिस्टेंट रहे तो हम फाइनल स्टेप जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस में जो हमने दिया था, ठीक है, डुलोक्सिटिन बायोफीडबैक, ठीक है, बायोफीडबैक थेरेपी, हाइपोथर्मिया, ठीक है, थेरेपी, उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है, इनके बारे में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईबीएस, ठीक है। आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।